अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इसी हफ्ते हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होनी थी, मगर उसमें मुसलसल ताख़ीर हो रही है। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त इसलिए भी अहम हो गई है कि जहां इमरान खान ने खुद से मुलाकात के बगैर ही अपनी मुज़ाकराती कमेटी को इस मीटिंग में शरीक होने की इजाज़त दे दी है, वहीं यह भी वाज़ेह किया है कि अगर तीसरी नशिस्त में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे, जिस पर कल हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हमारे प्रोग्राम में जवाब दिया था कि आप 40 दिन से अपने मुतालबात की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि चंद घंटों में जवाब दें वरना बात खत्म हो जाएगी। ताहम इरफान सिद्दीकी ने यह भी तस्लीम किया कि हमने जब इमरान खान से उनकी कमेटी की मुलाकात करवाने की कमिटमेंट दे दी थी तो उसे पूरा करना चाहिए था। ये वो सूरत हाल है कि जिससे मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त की अहमियत बढ़ गई है, लेकिन ये मीटिंग कब होगी ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। अहम बात यह भी है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी 2 जनवरी के बाद से इमरान खान से मुलाकात की कोशिशें कर रही थी, मगर उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। लेकिन आज एक दिलचस्प और गैर मामूली सूरत हाल सामने आई। आज इमरान खान से मामूल की मुलाकात का दिन था, लेकिन उनसे मिलने के लिए मुज़ाकराती कमेटी के अरकान समेत कोई भी अडयाला जेल नहीं पहुंचा। और जेल ज़राए के मुताबिक पिछले 1.5 साल में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक आज मुलाकात का दिन होने के बावजूद इमरान खान ने पूरा दिन तन्हाई में गुजारा। 1.5 साल के अरसे में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इमरान खान से कोई मिलने नहीं आया। आज ना कोई पार्टी रहनुमा, ना फैमिली मेंबर और ना ही कोई वकील मुलाकात के लिए अडयाला जेल आया। मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन भी मुलाकात के लिए नहीं आया। खबर के मुताबिक मंगल और जुमेरात इमरान खान से मामूल की मुलाकात का दिन मुकर्रर है। इससे पहले मुलाकात की इजाज़त मिलने या न मिलने के बावजूद पार्टी रहनुमा और वकला अडयाला जेल पहुंचते थे। जेल ज़राए के मुताबिक ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि इमरान खान से कोई मिलने ही नहीं आया और माजी के बरक्स पार्टी रहनुमा इस दफ़ा मुलाकात की इजाज़त मिलने का इंतजार करते रहे। फिर इसके बाद जेल ज़राए से खबर सामने आई कि पीटीआई ने कल और आज जेल हुक्काम से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। पीटीआई क़यादत की जानिब से आज मामूल की मुलाकात के लिए भी कोई नाम नहीं दिए गए थे। जेल ज़राए के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात के लिए तरीक़ाकार पहले से वज़ा किया गया है। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक मंगल और जुमेरात का दिन मुकर्रर है। तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल हुक्काम को मुलाकातियों के नाम भेज देती है। कल से आज शाम तक किसी का नाम ही नहीं दिया गया, ना कोई मुलाकात के लिए आया। जेल ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात जेल हुक्काम की डोमेन नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुकर्ररा अय्याम में मुलाकातें करवाई जाती हैं। आज पीटीआई का कोई रहनुमा इमरान खान से मिलने नहीं गया। इस हवाले से जब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इमरान खान से मिलने ना गया हो। पार्टी में तो लोग इमरान खान से मिलने के लिए लड़ते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात आगे ले जाने के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम लाजमी है। हम अपनी शराइत से पीछे नहीं हटेंगे। अब ये समझते हैं कि अपनी संजीदगी जो है वो शो करें और तीसरी नशिस्त के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन ये एक बड़ा ही लाजमी जुज़्व है जो मुज़ाकरात को आगे लेके चलेगा। आज इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन था, लेकिन 1.5 साल में पहली दफा इस तरह हुआ है कि ना कोई फैमिली मेंबर गया उनसे मुलाकात करने और ना ही कोई वकील गया। तो ये क्या वजह है? आज मुलाकातों का दिन था, कोई भी उनसे मुलाकात करने के लिए बन गया था? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि कोई वकील नहीं गया। यूजुअली ऐसे होता है कि ये लोग खुद रोकते हैं और खुद तंग करते हैं। वो जो लिस्टें हैं उनके अंदर जेलर कोई ना कोई बहाना करके आगे पीछे कर देता है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं और ये हो नहीं सकता। यहाँ पे तो लोग हमारी पार्टी में मर रहे हैं खान की एक झलक देखने के लिए। इस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस पे अदालत में जाते हैं लोग, आपस में लड़ पड़ते हैं कि यार आज मैंने जाना है तुमने नहीं जाना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हम रिसेंट हिस्ट्री देखें ज़िया के बाद सेम पेज एक बड़ा मसला है जो किसी वक्त ये पेज पढ़ सकता है। तो ये पेज तो फट जाते हैं, आप देखा नहीं? तो यही ना, तो ये हर 2 साल बाद फट जाते हैं। मौजूदा हुकूमत का सेम पेज कब तक फटने का? इस हुकूमत का सेम पेज नहीं, इस हुकूमत का रजिस्टर ही फटने वाला है। आप पेज की बात कर रहे हैं, ये किताब ही गायब हो जाएगी। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर जहां ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान की ट्वीट के बाद मुज़ाकरात का माहौल ख़राब हुआ, जिसके नतीजे में मुलाकात में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, मगर साथ ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों ही ये मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रही हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही है। हालांकि कल ही अयाज सादिक ने अपने एक बयान में वाज़ेह कर दिया था कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। इमरान खान से मुलाकात करवाना ना मेरा मैंडेट है और ना ही मेरी जिम्मेदारी है। मगर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात में ताख़ीर की वजह अयाज सादिक की अदम मौजूदगी है। मेरे ख्याल से अयाज सादिक मुल्क से बाहर थे, अब आ गए हैं, इसलिए मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात के लिए छोड़ा जा रहा है, इंडिविजुअल मुलाकातें हो रही हैं। कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि सादिक साहब वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और कमेटी से भी बात होगी। मगर खुद पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अय्यूब ने इमरान खान से मुलाकात न होने पर हुकूमत के बाइख्तियार होने पर सवाल उठा दिया।
हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में देने, चले रिटर्न में भी हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसियों का कोई अमल दखल ना हो, और वहाँ पे नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। वो टाइम गुजर गया, काफी दिन गुजर गए, अभी तक वो नहीं करा सके, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज पे मुकर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या है तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुज़ाकराती टीम को मिलने नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी इमरान खान ने लचक दिखाई और तीसरी मुलाकात और लिख कर देने का कहा। मुज़ाकरात में तीसरी सेशन तक और टेबल पे बैठने तक जो है फरीकैन को तामुल से काम लेना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पे जो है तनख़ुई दिखाना, गुस्सा दिखाना या एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग देना, इससे मुज़ाकरात के लिए माहौल ख़राब होगा। और मेरा ख्याल है कि खान साहब ने बड़ी लचक दिखाई, बावजूद इसके कि मुज़ाकराती टीम ने मिलना था। खान ने कहा कि अगर उनको मिलने नहीं भी दिया जाता है तब भी तीसरे या चौथे सेशन के लिए बैठना चाहिए। और साथ में तहरीरी मुतालिबात जिसको अना का मसला बनाया गया था, खान ने कहा दे देने चाहिए थे, क्योंकि जब पूरी कौम को पता है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमारे मुतालिबात हैं तो तहरीरी तौर पे देने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा डील के हवाले से भी मुसलसल मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई मगर उन्होंने मुस्तरद कर दी। फिर अलीमा खान ने दावा किया कि अलमीन गंडापुर ये पेशकश लेकर आए, और साथ ही शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि 26 नवंबर से पहले मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से पहले इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने की ऑफर आई थी, जिस पर इनकार हुआ तो उन्होंने 20 दिसंबर तक इमरान खान को रिहा करने की पेशकश भी की थी। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा से मोहसिन नकवी की पेशकश के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने इसे चेमगुइयाँ करार दिया। बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान डील मांग रहे थे लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उसकी रिहाई, लेकिन शेर अफजल मरवत ने जो रात बयान दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से इनके मोहसिन नकवी की जानिब से ये पेशकश की गई थी हाउस अरेस्ट की और रिहाई की, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये गलत है। देखिए, लोग जमगोइयां करते हैं, इस्तेकाक पार्टी की जानिब से बात करने का बहुत कम लोगों को है, बाकी जो मर्जी जिसके दिल में आए वो कह दे, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार से पूछते हैं कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की आज क्या कहानी है। शबीर डार, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शबीर डार, ज़ाहिर ये बात तो शेख वकास करने साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि मुलाकात के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ मिल पाते हैं, कुछ नहीं मिल पाते हैं, आपस में पार्टी में होता है कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। ये आज एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है। शाजिब साहब, पीटीआई रहनुमाओं के बयानात एक तरफ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर हमने पहली दफा देखा है कि इमरान खान से कोई भी रहनुमा या फैमिली मेंबर या वकील आज मिलने नहीं आया, क्योंकि हम गुज़श्ता 1.5 साल से उनके ट्रायल कवर कर रहे हैं और जेल ज़राए से भी हमने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि कोई भी रहनुमा आज मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। अच्छा, आज सुबह से जितनी भी खबरें इन रहनुमाओं की मुलाकात से मुतल्लिक सामने आई हैं, वो उमर अयूब के हवाले से हो कि उन्होंने हिदायत की है कि जेल इंतजामिया से रब्ता किया जाए, मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से, और फैसल चौधरी ने इस हवाले से मीडिया को बताया, हमें बताया कि मैं मुसलसल रब्ता कर रहा हूँ, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से कोई जवाब हमें नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले मैंने जेल में रब्ता किया और जेल ज़राए ने इन तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद की और उन्होंने कहा कि कल और आज किसी भी मुलाकात के हवाले से, किसी भी रहनुमा के हवाले से कोई रब्ता नहीं किया गया, ना ही कोई नाम दिया गया। अच्छा, अडियाला जेल में इमरान खान से जो मुलाकातों का तरीकाकार है, उसके 3 तरीके हैं। एक तो जब कोई समाअत होती है अडियाला जेल में तो उनकी फैमिली भी आती है, वकला भी आते हैं, इवन कोई पार्टी रहनुमा भी आता है, उसको भी इजाजत मिलती है। दूसरा तरीका यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर 2 दिन मुकर्रर किए गए हैं हफ्ते में, मंगल और जुमेरात का दिन, इन 2 दिनों में भी फैमिली भी मिलती है, वकला भी मिलते हैं, पार्टी रहनुमा भी मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कभी कभार इन मुलाकातों में मसाइल पैदा होते हैं, रुकावटें भी आ जाती हैं, लेकिन 1.5 साल के अंदर मजमूई तौर पर ये मुलाकातें रूटीन के मुताबिक हो रही हैं।
लेकिन आज हमने पहली मर्तबा देखा कि कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, जेल ज़राए का कहना है कि जो मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से मुलाकात की रिक्वेस्ट का सवाल है, ये चूंकि मुज़ाकराती कमेटी की जो मुलाकात है ये हुकूमती इजाज़त से मशरूत है, लिहाजा ये जेल हुकाम की डोमेन नहीं है। लेकिन जो रूटीन की मुलाकातें होती हैं मंगल और जुमेरात को, उसका एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर जेल इंतज़ामिया और PTI क़यादत के माबैन एक मुआहदा भी हुआ है। उस मुआहदे के तहत मंगल को भी और जुमेरात को भी PTI क़यादत की जानिब से नाम दिए जाते हैं। 6 लोगों को एक वक्त में मुलाकात दी जाती है, लेकिन कल ना कोई नाम दिया गया, ना आज कोई नाम दिया गया। लिहाजा जो ये बातें की जा रही है कि मुलाकात नहीं दी गई, हम चूंकि आज 4:30-5 बजे तक अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, हमने किसी रहनुमा को, किसी वकील को वहां पर नहीं देखा, बल्कि 4 बजे के बाद भी हम थोड़ा टाइम वहां पर रुके थे, क्योंकि 4 बजे आखिरी वक्त होता है, मुलाकात 4 बजे खत्म हो जाती है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज 9 मई GHQ हमला केस की समाअत थी, तो उस मुकदमे में उमर अयूब और इमरान खान दोनों मुल्ज़िम हैं। वो उमर अयूब की कल मुलाकात का चांस था, क्योंकि फवाद चौधरी आए थे, उनकी मुलाकात हुई, और उमर अयूब भी चूंकि मुल्ज़िम है वो पेश हो सकते थे, तो उनकी भी मुलाकात हो सकती थी, वो कल भी नहीं आए। इसी तरह बैरिस्टर गौहर खान की कल मुलाकात हुई। आपने देखा होगा कि जो तयशुदा तरीकाकार है मुलाकातों का, उसके अलावा भी मुलाकातें होती हैं। 7 बजे भी मुलाकात हुई है अडियाला जेल में। 26 नवंबर से पहले रात को भी बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर साहब की मुलाकातें हुई। अलीमीन गंडापुर भी मुलाकातें करते रहे। लिहाजा इस हवाले से जेल हुकाम ने इन तमाम खबरों की तरदीद की है, और आज हमने खुद भी देखा है कि कोई भी रहनुमा, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी वकील जो है इमरान खान से मिलने नहीं आया, और इमरान खान ने आज पूरा दिन तनाई में गुजारा है। शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तरीके साहब के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने कहा है कि हमने हुकूमत को पैगाम भिजवाया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। आपने हुकूमत को ये नहीं बता दिया है कि हम मुज़ाकरात या अगली नशिस्त के लिए तैयार। जवाब आया सर? जी ऐसा ही नहीं, कोई जवाब नहीं आया। आज आप कह रहे हैं इमरान खान से मुलाकात की कोई अब हमें जरूरत नहीं है, हम अगली नशिस्त करने को तैयार हैं। खान साहब ने इजाजत दे दी है, आपने पैगाम आगे भिजवा दी, लेकिन जरूरत तो हमें है, नहीं भी अगर कराते तो हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। बात करेंगे हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और MNA मौजूद हैं शेर अफजल बरवत साहब। बरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बरवत साहब, आपने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट में एहसास नज़र आता है 26 नवंबर के बाद, मगर ये जो हुकूमत है, नून लीग है, ये नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। मगर यहाँ तो अब हुकूमत ऐसा लग रहा है कि एम्बेरस्ड हो रही है कि हमने वादा किया था, मुलाकात नहीं कर पाए। इरफान सिद्दीकी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जी हमने अगर वादा किया था तो मुलाकात होनी चाहिए थी, मगर वो हो नहीं पा रही है। तो ये मामला हुकूमत का है, नून लीग का है, एस्टैब्लिशमेंट का है आपका? बहुत शुक्रिया शाह साहब। मामला जो है किसी का नहीं है, ये छोटी छोटी खुशखतियाँ हैं, आतिशबाजियाँ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देख लिया कि खान साहब ने रत्ती बराबर इसका बुरा नहीं मनाया कि मेरी टीम जो है उनको मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और इसी तरह खान साहब ने कहा कि तहरीरी तौर पर आपको खुद ही देने चाहिए थे। ये जो कुछ सामने आ रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं इसकी राह में रुकावट हैं, क्योंकि तमाम फरीक़ें जो हैं पहले से समझ रहे हैं कि हमने इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। मगर अगर तमाम फरीक समझ रहे हैं, जैसे सलमान साहब कह रहे हैं कि हमने इस सब के बावजूद भी हुकूमत को कह दिया, मगर उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा मुलाकात के लिए। इमरान खान साहब ने कह दिया मुझसे मिले बगैर लिख कर दे दो, हालांकि दूसरी नशिस्त में नहीं लिख के दिया गया था, आप कह रहे हैं वो लिख के दे दो, मगर उसके बावजूद अब हुकूमत नहीं जवाब दे रही है, तो क्या हुकूमत कहीं और से मजबूर है? हुकूमत जो है, मेरा ख्याल है कि इस मुज़ाकरात के दौरान शायद अपनी ही कुछ रिजर्वेशन जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके हैं, और वो पूरा करने के चक्कर में मुज़ाकरात में थोड़ी बहुत जो है रुकावटें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं एम्फेटिकली कहता हूँ कि इंशाल्लाह मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे, और शायद इनके सेशन इतने ज़्यादा भी ना हो, 1 या 2 सेशन होंगे और नताइज जल्दी कौम के सामने आएंगे। मगर इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि जो अगला सेशन है वो निशिस्त जब भी हो उसके बाद
अगर 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर कमीशन नहीं बनता तो फिर वो आखिरी नशिस्त होगी। तो खान साहब जो 31 जनवरी की पहले डेडलाइन थी उससे, मगर उन्होंने कहा अगली नशिस्त के बाद आगे की नशिस्त और आगे की बात उसके बाद ही होगी। आपको लग रहा है हुकूमत मान जाएगी? मेरा ख्याल है कि दोनों कुछ कुछ बातें मान जाएंगे, यानी कि पीटीआई भी कुछ ना कुछ पीछे हटेगी मजीद। जी हाँ, रिकन्सिलिएशन है ना, मसालियत हैं, तो लिहाजा एक साइड और दूसरी साइड जो कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ जो है अनकरीब जो है, जब ये टेबल पे बैठेंगे तो उस दिन का एलामिया सरप्राइज होगा। और ये आप अपनी फीलिंग की बुनियाद पर कह रहे हैं, मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं? मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। मतलब जो मालूमात हैं, यानी कि आपको क्या हुकूमत की तरफ से ऐसा महसूस हुआ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसा महसूस हुआ, या अपनी जमात के अंदर से आपको ये फीलिंग आई? तीनों की तरफ से ये महसूस है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि चाराकार कोई नहीं है माँ सिवाय इसके कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई जो हैं वो मसालियत से ये मसले मसाइल जो हैं हल करें, और हल किया जाना भी ज़रूरी है। मतलब मगर इमरान खान साहब की तरफ से सर मुज़ाकरात के हवाले से तो बहुत ज़्यादा लचक दिखाई गई है। वहाँ पर अगर कोई नज़र आ रहा है फेलियर तो वो हुकूमत के फ्रंट पर नज़र आ रहा है कि कमिटमेंट नहीं पूरी कर रहे हैं, मगर जहाँ वो मुज़ाकरात में लचक दिखा रहे हैं वही अपनी बात में सख्ती दिखा रहे हैं। जो ट्वीट हुआ इसका आपने भी जिक्र किया था कि शायद उसकी वजह से मुलाकात ना हुई हो, इसकी क्या वजह है? आपने राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुना, सरदार अली अमीन खान गंडपुर के हवाले से उन्होंने कहा कि चारों जानिब खेल रहे हैं, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अली अमीन खान की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले मसाइल हल करने में, और ये जो रोड़े अटकाए गए मुज़ाकरात में, या खान की रिहाई हासिल करने के लिए या पॉलिटिकल प्रिजनर की रिहाई के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और इसीलिए राना साहब ने यह कहा कि मैं ये समझता हूँ कि शायद नून और इनके एलाइज को ये ख़दशात हैं कि इस सुलह की सूरत में कहीं और कुर्बतें जो हैं बढ़ न जाएं, तो लिहाजा वो अपने लिए गारंटीज ढूंढ रहे हैं। शुक्रिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल साहब। शहजाद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? हुकूमत अचानक बेबस नजर आए, कहे कि जी हमने वादा किया था तो हमारी मुलाकात हमें करा देनी चाहिए थी। पीटीआई वैसे तो जाहिर अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए, मगर इमरान खान साहब बगैर मुलाकात के मान जाए कि लिख कर दे दो और बात आगे बढ़ो, मगर ये आखिरी मीटिंग होगी और अगर इसमें नहीं बना कमीशन तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया शाजिब। देखिए, ये बात तो हम पहले ही कर रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट, बदएतमादी बहुत ज्यादा है, इसलिए मुज़ाकरात का होना तो खुशाइन बात है, लेकिन क्या ये किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ओवरऑल सिचुएशन पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुई है, ये हुकूमत के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है, क्योंकि जो एलामिया था दूसरे मीटिंग के बाद, उस वक्त ये तय किया गया था कि जो पीटीआई की मुज़ाकराती टीम है उनको रसाई दी जाएगी इमरान खान तक, वो मुलाकात करें, अच्छे माहौल में करें। और आपने सुना था बयान, चाहे वो इरफान सिद्दीकी साहब के हो, राना सनाउल्लाह साहब के हो, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मुलाकात हो जाएगी, फिर इन राइटिंग ये लेके आ जाए हमारे पास डिमांड, फिर हम मामला को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बार बार के बयान के बावजूद के सैटरडे को मिलेंगे, मुलाकात मंडे हो जाएगी, ट्यूसडे हो जाएगी, वो मुलाकात हो नहीं सकी है। और आपने भी कल देखा आपके प्रोग्राम में, इनफैक्ट इरफान सिद्दीकी साहब ने आके कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है उनको बता दिया गया था कि मुलाकात फैसिलिटेट करें, लेकिन वहां से हुई नहीं। तो हुकूमत की बेबसी इसमें बड़ी ज्यादा नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि देखिए मुलाकात हो जाएगी, और कल उन्होंने अजीब सी तौजी दे दी कि अयाज सादिक साहब जो है वो क्योंकि मुज़ाकरात को लीड कर रहे थे या एक तरीके से सालिस थे, तो वो जब आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। अयाज सादिक साहब ने कह दिया कि मेरा तो इस मुलाकात से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो सिर्फ दो फरीकैन को आपस में बिठा रहा हूं। तो हुकूमत जो समझ रही थी कि मुलाकात हो जाएगी, वो नहीं हो सकी है। अब इसमें कुछ वजूहात ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट से एक पोस्ट आ गया था वो वजह बनाए। मुझे नहीं लगता ये वजह है, ना तो ख्वाजा आसिफ या दीगर लोगों, एक दो लोगों के अलावा किसी ने इसको बुनियादी वजह करार दिया है। और वो इसलिए क्योंकि इस दौरान आप देखें ना, जब एपेक्स कमेटी में शहबाज शरीफ साहब का बयान आया 26 नवंबर के बाद एक झूठा प्रोपेगेंडा करने के हवाले से, उसका जवाब चीफ मिनिस्टर ने भी दिया, फिर उस पर एक उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी करके कहा कि ये नामुनासिब बयान था।
लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि देखिए जो चीज हम कमेटी या मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान होगी उसको असरअंदाज नहीं होना चाहिए जो कुछ बाहर हो रहा है। इसी तरीके से जब DGI-ISPR ने प्रेसर की बड़ी सख्त चार्जशीट न सिर्फ PTI बल्कि KP गवर्नमेंट के खिलाफ पेश की, उस वक्त भी हमने हुकूमत से पूछा कि क्या इससे मुज़ाकरा डीरेल हो जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो चीज बाहर हो रही है उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब वही पोजीशन पर हुकूमत की भी होनी चाहिए कि अगर एक्स पोस्ट पे इमरान खान ने कुछ कह दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। लेकिन वो हुकूमत पोजीशन ले इसलिए नहीं रही है क्योंकि उन्होंने तो बाकायदा पब्लिकली ये ओन किया था कि मुलाकात होगी, जो कि वो नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान देखें, अब उनके जमात के ऊपर और उनके ऊपर बिल्कुल ये दुरुस्त इल्जाम लगता रहा है कि वो मुज़ाकरात के हक में नहीं होते और पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाहते। लेकिन अब यहाँ पे वो एक एक चीज करके कंसीड किए जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ठीक है सियासी जमातों से मुलाकात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। उन्होंने कमेटी भी हुकूमत से पहले बना दी और फिर उन्होंने जो अपनी बुनियादी डिमांड थी कि मैंडेट हमारा हमें वापस किया जाए या 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, उससे भी वो पीछे हट गए। और अब इस बात से भी वो पीछे हट गए हैं कि ठीक है ये मुलाकात जो है वो बेशक ना हो, लेकिन हम लिखकर अगले जो भी मीटिंग होगी उसमें रिटर्न आपको अपने मुतालबात दे देंगे। और अभी मैं सुन रहा था सलमान अकबर राजा साहब को, वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत को कम्युनिकेट भी कर दिया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई मज़बूत जवाब नहीं आया है। तो इस तरह की सिचुएशन में जहां वो जमात जो बात नहीं करना चाहती थी, अब वो एक एक कदम करके पीछे हट रही है। हुकूमत जो कहती थी आप बात करें, मुज़ाकरात करें, उनके बस में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन अब हुकूमत के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगी कि वो क्या इसका जवाब पेश करेंगे कि क्यों वो एक मुलाकात फैसिलिटेट नहीं कर सके जिससे मुज़ाकरात कुछ मुस्बत सिमत में आगे बढ़ते। मतलब और जो ज़ाहिर एक ब्लेम करने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब का जो ट्वीट है पार्टी के अंदर से भी आवाज़ आई, PTI से भी, उसकी वजह से भी हो सकता है कि मामलात हुए हों। आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से नहीं लगता। मेथड होगा क्या? क्योंकि ये तो है इमरान खान साहब की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें कि जहां वो वीकनेस देखते हैं वहां वो और प्रेशर बढ़ाते हैं, मगर एक तरफ वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं जहां मुज़ाकरात की बात की जाए, मगर जब ट्वीट देखें या साफियों से गुफ्तगू देखें तो उसमें उनका और ज़्यादा स्टांस सख्त हो रहा है। अस्करी क़यादत को भी, वज़ीर आज़म को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, शायद पहले से भी 2 कदम आगे बढ़कर। क्या मेथड इसके पीछे नजर आता है? क्योंकि खुद PTI के जो अपने रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं वो ये चाहते हैं कि फिलहाल सोशल मीडिया पर कुछ खामोशी हो अगर बात को आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। उनके जो रहनुमा है वो हमें भी आके बताते रहते हैं कि जो भी उनके एक्स अकाउंट या PTI के एक्स अकाउंट से पोस्ट होता है वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। खासतौर पर ये उस वक्त से मामला शुरू हुआ था जब 1971 के मामलात को उन्होंने इस वक्त के हालात से जोड़ने की कोशिश की थी। तो वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ शाजिब कि मुझे नहीं लगता एक्स अकाउंट का मसला है, क्योंकि अगर आप बयान भी सुने, ख्वाजा आसिफ साहब के अलावा किसी ने आके कोई इतना एग्रेसिव बयान नहीं दिया था, क्योंकि ये दोनों मुज़ाकराती कमिटीज के दरमियान एक तयशुदा बात थी कि जो कुछ बाहर होगा वो हमारे मुज़ाकरात को इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये पोजीशन ली थी और इसमें जैसे मैंने आपको बताया शहबाज शरीफ और DGI-ISPR बयान, जितने भी बयान हो, हुकूमत की पोजीशन इस पे कंसिस्टेंट थी। और अब जो खुद आके राना सनाउल्लाह या इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए और एक्सेस देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत के अपने बयान से लगता है कि असल मसला एक्स से जो पोस्ट है वो नहीं है। हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कमेटी मेंबरान के हवाले से, लेकिन जाहिर बात है ये जो एक्स से पोस्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं जाके जो मुक्तदरा है, जो ऑब्वियसली और हुकूमत कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है हमारे साथ, तो उनको तो जाके हो सकता है कि ये बुरा लगा हो और वहां से फिर ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ने का या मुलाकात का सिलसिला है वहां से रुक गया हो। लेकिन बहरहाल हुकूमत क्योंकि फ्रंट पर है, उसको इसकी चीज की ओनरशिप लेनी चाहिए, तो वहां से वो उस तरह के बयान नहीं आ रहे। जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अब इमरान खान को पता है कि उनके पास ऑप्शंस कम रह गए हैं, इसलिए वो इस मुज़ाकरात की एक्सरसाइज को एक फुली इसको एक तरीके से आप कहें कि वो चेक करना चाहते हैं कि हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा ऑप्शन तो उनके पास नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल, इस हवाले से तज़िया दे रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर आज भी समाअत जारी रही और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रखे, जबकि आज एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की है। आज समाअत के आगाज़ में एक बार फिर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुतालिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया और दलाइल देते हुए कहा
कि फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हुकूक मौजूद हैं जिनकी वजाहत कर दी गई है। आर्टिकल 8(3) के मुताबिक जहां जिक्र है उसे मानते हैं, तहम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल कलदम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने का तासुर लिया। बुनियादी हुकूक माजी में इमरजेंसी की सूरत में मुअत्तल हुए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना ज़रूरी है। ये मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या नहीं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अपील का हक ना देकर हुकूक मुअत्तल हुए थे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। आर्टिकल 233 को आर्टिकल 8(5) की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया। आर्टिकल 233 में बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने की बात नहीं है। आर्टिकल 233 में इमरजेंसी की सूरत में बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने की बात की गई है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस पर रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर सकें। एग्जीक्यूटिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद कराती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं, तो कोई और कैसे इस तरह के मामला देख सकता है। जैसे जमाल मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड जस्टिस गुलाम मुजद्दिद मिर्ज़ा ने वकील से कहा था कि दलाइल अच्छे थे मगर मैं मुतासिर नहीं हुआ। इस मामले में मेरा भी आपसे यही शिकवा है। बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो ना बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। ख्वाजा हारिस ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अमल दरामद रोकना बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने के बराबर है। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी तज़किरा हुआ और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक नंबर 2D को कलदम करार दिया। आर्मी एक्ट की शिक को कलदम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस मरहले पर सवाल उठाया कि हम अपने प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई। कराची में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक तैयारे को तबाह कर दिया गया और शहादतें हुई। उन वाक़यात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए, शहादतें हुई। ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? तैयारा साजिश केस में एक आर्मी चीफ बैरूनी दौरे पर थे, उनके जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश की गई। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जवाब रिमार्क्स देते हुए कहा कि वो महज इल्ज़ाम था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ये केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप सवालात की भरी हुई बास्केट लेकर जा रहे हैं, एक बास्केट में मेरा सवाल भी ले जाएं। 9 मई के वाक़यात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में जाएगा? मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों का तफसीली फैसला कहाँ है? जैसे जमाल खान मंदुखेल ने भी इस पर सवाल उठाया कि किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा? इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सज़ा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला शवाहिद देख कर करना होता है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। जैसे हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल करते हुए कहा कि जहां आइन मुअत्तल ना हो, क्या वहां मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है? ये कौन और कैसे तय करता है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा और कौन सा सिविल कोर्ट्स में जाएगा? इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर का जिक्र है, मैं इस पर तफसील से दलाइल दूंगा। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट समेत हर अदालत का एहतराम है, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं। महरम अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई अदालत आइन से मुतसादिम नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब वसीम मुमताज़ ने मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी और उसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि मुजरिमों को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में भेजा जाता है, शाम 5 बजे तक मुजरिम बाहर लॉन में होते हैं। जिससे जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। जेल में टक शॉप भी है, कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हैं,
कैदियों को घर से मैट्रेस और कंबल तक लाने की इजाज़त है। जैसे मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मुझे 30 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। जैसे मुसर्रत हिलाली ने जवाब में कहा कि मैं भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी ने अदालत को बताया कि कैदियों को मरकजी जेल से बहुत दूर रखा हुआ है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हम जेल सिक्योरिटी मामलात में मुदाखलत का कोई हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे। सेशन जज जेल का दौरा करके अदालत में रिपोर्ट दाखिल कराएं। वकील सलमान अकबर राजा ने इस मरहले पर कहा कि सजा याफ्ता कैदियों को अपील के वकालतनामे के लिए वकील से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि जेल मैनुअल के तहत वकालतनामे पर दस्तखत का हक सबको हासिल है। वकालतनामे की इजाज़त पर किसने इनकार किया, नाम बताएं। किसका वकालतनामा लेकर गए और किसने इजाज़त नहीं दी, उसका नाम बताएं। वकील सलमान अकबर राजा ने बताया कि सजा याफ्ता कैदी ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकबर के वकालतनामे पर दस्तखत नहीं करने दिए गए। जेल हुक्काम को इस हवाले से अदालत हुक्म जारी करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने सेशन जज को कह दिया है कि कोई मसला हो तो आप इनसे रुजू कीजिए। हम सजा याफ्ता मुल्जिमान से मुताल्लिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। हमें सबकी सिक्योरिटी अजीज़ है। वकालतनामे पर दस्तखत की सहूलत ना मिलने समेत कोई शिकायत है तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से रुजू करें। इसके बाद वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने नैब तरामीम में 6 माह दलाइल दिए थे। ख्वाजा हारिस तो टेस्ट मैच खेलते हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने इस पर सवाल किया कि क्या आप T20 खेलना चाह रहे हैं। जैसे अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम इसीलिए केस की रोज़ाना बुनियादों पर समाअत कर रहे हैं। इसके बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा इसराइल अब एक ग्रेटर इसराइल का नक्शा पेश कर रहा है, एक तसव्वुराती नक्शा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से अपने हक़ में बदलते हुए हालात से फ़ायदा उठाते हुए इसराइल खुद से मंसूब इंतहाई मुतनाज़े और तसव्वुराती नज़रिए ग्रेटर इसराइल यदि प्रॉमिस लैंड के नज़रिए का सरकारी सतह पर प्रचार करने लगा है, जिस पर अरब दुनिया से सख्त तशवीश और रद्दअमल सामने आ रहा है। साथ ही इसराइल के अपने हमसायों के हवाले से अज़ाइम और इरादों पर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 6 जनवरी को इसराइल की अरबी ज़बान में सरकारी ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक नक्शा शेयर किया गया, जिसमें सल्तनत इसराइल की 3000 साल पुरानी तारीख का दावा करते हुए मौजूदा उर्दन, लबनान, फ़लस्तीन और शाम के कुछ इलाकों को ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया है। और इसमें ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़े और नाम निहाद तस्वुरात के मुताबिक ग्रेटर इसराइल में शामिल इलाकों के पुराने नाम लिखे हुए हैं। ये नक्शा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इस वक्त भी रियासत इसराइल के अरबी ज़बान के ऑफिशियल एक्स हैंडल्स पर मौजूद है। जबकि इस नक्शे के साथ सल्तनत इसराइल की 3000 साल पुरानी तारीख से मुतालिक एक मुतनाज़े तस्वुराती तहरीर भी लिखी हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि सल्तनत इसराइल 3000 साल पहले कायम हुई थी। इब्तिदा में 3 बादशाहों का दौरे हुकूमत 120 साल तक कायम रहा, जो इसराइल की तारीख के हवाले से बहुत अहम है। पोस्ट में मजीद दावा किया गया है कि इन बरसों में सकाफत, मजहब और मईशत समेत तमाम एरियाज़ में यहूदियों की ज़िंदगी में तरक्की हुई, मगर 931 क़ब्ल मसीह में सल्तनत इसराइल अंदरूनी तनाज़ात और भारी टैक्सीज के बाइस 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और शुमाल में सल्तनत इसराइल कायम हुई और जनूब में सल्तनत जूडा कायम हुई। सल्तनत इसराइल 209 साल बाद 722 क़ब्ल मसीह में ख़त्म हो गई, जबकि सल्तनत जूडा 345 साल बाद 568 क़ब्ल मसीह में ख़त्म हो गई। पोस्ट में मजीद दावा किया गया है कि 2 रियासतों में यह तकसीम इसराइली लोगों की पूरी तारीख में सियासी तनाज़ात का बाइस बनी और सैकड़ों साल तक इसके असरात जारी रहे। ताहम यहूदी कौम अपनी ताकत और सलाहियतों की बहाली और दोबारा अपनी रियासत के क़याम की मुंतज़िर रही और साल 1948 में इसराइल की शक्ल में उसका क़याम हुआ, जो मशरिक़ वस्ता की वाहिद जमहूरी रियासत है। इसराइल की तरफ से 2 दिन पहले यह मुतनाज़ तस्वुराती नक्शा और तहरीर शेयर की गई, जो मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक के लिए सख्त तशवीश का बाइस बनी हुई है। मगर ग्रेटर इसराइल यदि प्रॉमिस लैंड का ये नाम निहाद और मुतनाज़ नज़रिया पहली दफ़ा तनाज़े का बाइस नहीं बना है, बल्कि इसराइल के क़दामत पसंद यहूदी मुसलसल इस तस्वुराती नज़रिए के तहत इस ख्वाहिश का इज़हार करते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि इसराइल की असल सरहदें मौजूदा इसराइल से बहुत आगे तक हैं। मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में दरियाए फुरात तक सल्तनत इसराइल का इलाका है और इस पूरे खित्ते को सेहूनी ग्रेटर इसराइल यदि प्रॉमिस लैंड का नाम देते हैं। मार्च 2023 में इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान और इसराइली वजीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच पेरिस में एक तकरीब से खिताब के दौरान ग्रेटर इसराइल के एक नक्शे के साथ खड़े हुए थे, जिसमें उर्दन को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया था और उस वक्त भी ग्रेटर इसराइल के हवाले से अरब ममालिक से सख्त तशवीश और रद्द-ए-अमल सामने आया था। BBC में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक सेहूनियत के बानी थियोडोर हेर्ज़ल के मुताबिक प्रॉमिस लैंड या ग्रेटर इसराइल के नक्शे में मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में नहर फुरात तक के इलाके शामिल हैं। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 अलग रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मुक़द्दस को एक बैनुल अक़वामी शहर करार दिया गया।
तो इसके बाद इसराइली सियासतदान और साबिक वजीर आज़म मेनेहेम बिगिन ने कहा था कि फ़लस्तीन की तकसीम गैर कानूनी है, यरूशलेम हमारा दारुल हुकूमत था और हमेशा रहेगा और ग्रेटर इसराइल की सरहदों को हमेशा के लिए बहाल किया जाएगा। आर्टिकल के मुताबिक इस हवाले से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले पॉलिसी तज्ज़ियाकार तकानुसीरात कहती हैं कि ग्रेटर इसराइल का तस्वुर इसराइली मुआशरे में रचा बसा है और हुकूमत से लेकर फौज तक इसराइली मुआशरे के बहुत से अनासिर इसके अलंबरदार हैं। इसराइलियों का मानना है कि इसराइल बाइबल में दर्ज हवालों और तारीख़ी एतबार से इन ज़मीनों का हकदार है जो न सिर्फ दरिया से समंदर तक बल्कि दरिया से दरिया तक फैली हुई हैं, यानी दरिया फुरात से दरिया नील तक और इसके दरमियान तमाम इलाकों तक फैला हुआ है। अगरचे ग्रेटर इसराइल के तस्वुर के पीछे असल ख्याल यही हो सकता है, मगर आज के इसराइल में एक ज़्यादा हकीकत पसंदाना सोच ये है कि इसमें इसराइल की सरहदों से बाहर के वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर उसने तवील अरसे से कब्जा कर रखा है, यानी मगरबी किनारे के इलाके, गजा और गोलान की पहाड़ियां। आर्टिकल के मुताबिक जनवरी 2024 में इसराइली मुसन्निफ और सियासतदान आवी लिप्किन का इंटरव्यू वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लबनान से लेकर सऊदी अरब के अजीम सहराओं से होती हुई बहरा रोम से लेकर नहर फुरात तक फैली होंगी। फुरात की दूसरी जानिब कुर्द हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे पीछे बहरा रोम है और हमारे आगे कुर्द। लेबनान को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि हम मक्का और मदीना और तूर सीना पर कब्जा कर लेंगे। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल को देखते हुए ग्रेटर इसराइल या दी प्रॉमिस्ड लैंड के इस नाम निहाद नज़रिए से मुताल्लिक़ इसराइल के जारहाना और तोसी पसंदाना अज़ाइम और इरादे वाज़े हो रहे हैं। इसराइल पहले ही गजा और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों पर कब्जा बढ़ाने के इशारे दे रहा है। शाम में गुलान की पहाड़ियों से भी आगे कब्जा जमा चुका है, लेबनान में भी तबाही मचा चुका है और अब ये नक्शा जारी करके दीगर अरब ममालिक जिनसे इसराइल के ताल्लुकात कशीदा नहीं है उन्हें भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इसराइल के इस कदम पर रद्द-ए-अमल देते हुए सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़िर नक्शे जारी किए हैं जिनमें अरब ममालिक के बाज़ इलाकों को नाम निहाद ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया है। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंदाना इक़दामात इसराइली हुक्काम के गासबाना इरादों को जाहिर करते हैं। ऐसे इक़दामात कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी के इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बिरादरी खित्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइली खिलाफवर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। इसके अलावा अरब लीग, उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, लबनान, फ़लस्तीन अथॉरिटी और हमास ने भी इसराइल के इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इसराइल का मुतनाज़िर नक्शा जारी करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और खित्ते में अपना कब्जा बढ़ाने की कोशिश है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि यह नक्शा बैनुल-अक़वामी करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस तरह के जारहाना इक़दामात अमन की कोशिश, खासतौर पर गजा तनाज़े के दौरान अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिश को कमज़ोर करते हैं। आलमी बिरादरी इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए इस पर दबाव बढ़ाए, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि इसराइल का यह इक़दाम अपने नाजायज़ कब्जे को बढ़ाने की दानिस्ता कोशिश और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वस्ता में इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सब ग्रेटर इसराइल की फिर बातें करना, प्रॉमिस लैंड की बातें करना और ऑफिशियल सतह पर करना, क्या इसराइल आगे बढ़ने जा रहा है? उसे नजर आ रहा है कि अब उसकी कोई रुकावट नहीं है? किस तरफ ये मामला जाता देख रहे हैं? देखिए जी, एक राइट विंग इजरायली हुकूमत के जो एहलकार हैं वो इसी किस्म की बातें करेंगे, क्योंकि एक तो वो आइडियोलॉजिकली बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, कुछ ज़्यादा कुछ कम। दूसरा ये है कि उनको कुछ लोग इसको सियासी तौर पे इंस्ट्रूमेंटलाइज भी करते हैं। उन्होंने जो है मतलब वोट लेने होते हैं, अपने बेस को खुश रखना होता है। लेकिन हकीकत ये है कि ग्रेटर इजराइल जो है वो एक यूँ समझिए कि यूटोपिया है, क्योंकि हकीकत यह है कि अगर आप तारीख उठा के देख लें तो इसराइल जो है वो ऑफेंसिव कार्रवाई जो है वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो डिफेंसिव मोड में है कई दिहाइयों से। आप जितनी जंगें देख लें 1948 से लेके अब तक, तो उसमें इसराइल को किसी न किसी तरफ से कहीं ना कहीं से अटैक आता है। तो उसकी वजह से फिर वो होता है कि जी दी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो यही चीज़ इस वक्त हम देख रहे हैं कि जनूबी लबनान में कुछ इलाके के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यानी वहाँ जो है आप एक तरह से फौजें बैठाई हुई हैं। वो एक पीस अपना सीज फायर एग्रीमेंट है जिसकी मियाद 60 दिन है। अब उसका पता नहीं कि बनेगा क्या, क्योंकि अभी भी हालात जो है वो बहुत ही फ्लूइड हैं। इसी तरीके से दोबारा से गजा के ऊपर जो है एक ऑक्यूपेशन हो चुकी है। फिर सीरिया में जो हुकूमत तब्दील हुई है उसकी वजह से इन्होंने कुछ मजीद पेशरफ्त की है, एक बफर जोन बनाया है। पहले से उनके पास गोलान हाइट्स भी है। तो देखने वाले को मालूम होता है कि इसराइल जो है वो कोई एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली और जियोपॉलिटिकली अगर आप इसको देखें तो ये जो है एक डिफेंसिव पॉस्चर है।
और बहुत सब इस सारे के सारे सिनेरियो में जहाँ पर नज़र आया कि चाहे लबनान हो चाहे सीरिया हो, इसके अलावा खुद ईरान के अंदर कार्रवाई हो या फिर हमास का भी कमज़ोर होना हो, उसमें ईरान नज़र आता है, उसकी जो वीकनेस है। ये कहा जा सकता है कि इसराइल इस वक्त गुज़िश्ता चंद दहाइयों में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ये क्या ये मुस्तकिल आपको लगता है या टेम्प्रेरी है? देखिए, कोई चीज़ भी मुस्तकिल नहीं होती, ख़ास तौर पे किनेटिक स्पेस के अंदर, बैटल स्पेसेस के अंदर, क्योंकि बड़ा फ्लूइडिटी होती है, कब जो है एक साइड दूसरे के ऊपर जो है हावी हो जाए ये कुछ पता नहीं होता। ये वक्त के साथ साथ जो है ना इसका एब एंड फ्लो होता है, उतार चढ़ाव। लेकिन फिल वक्त जो है ऐसे लग रहा है कि देखें, इजराइल एक मुहिम्मे का शिकार है। इजराइल ने ईरान को तो कमज़ोर कर दिया है। ईरान, ये इसमें अब कोई ढकी छुपी बात नहीं, कोई ये जो है इसके ऊपर आपसे एतराज़ नहीं करेगा अगर आप कहेंगे कि लवांट के अंदर यानी लबनान और शाम के अंदर जो है इस ईरान का असर रसूख जो है बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हुआ है, और मैं यूँ समझता हूँ कि ऑलमोस्ट जो है ना होने के बराबर है सीरिया के अंदर। लबनान में फिर भी है क्योंकि हिजबुल्लाह है वहाँ पे। तो ये तो चले एक फतह हासिल कर ली इसराइल ने, लेकिन इसका जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है असद हुकूमत का गिरना, उससे ये हुआ है कि अब तुर्की और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, जो सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, सलफी जिहादी ग्रुप्स हैं, वो जो है अब एम्पावर हो चुके हैं। ये जो हयात तहरीर शाम है जिसने दमिश्क में जो है वो को सीज कर लिया जब असद हुकूमत जो है ना का कोलैप्स हुआ, तो वो जो है एक इस्लामिस्ट ग्रुप है, वो कोई प्रो इजराइल नहीं है। हाँ, वो फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, अपने आप को मॉडरेट जो है ना बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को ये भी देखना है कि हाँ भाई एक अपना हरीफ से तो जो है छुटकारा हासिल हो गया, लेकिन एक नया आ गया है। तो अब इस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है, और इसी वजह से मैं समझता हूं कि वो जो बफर जोन जो गोलान हाइट्स के शुमाल में है और माउंट हरमान तक जाता है लबनान सीरिया के बॉर्डर के ऊपर, वो इसी जो है खदशे के पेश नज़र उन्होंने ये बफर जोन क्रिएट किया है। मतलब और ट्रंप का आना, ट्रंप तो उल्टा बाइडेन इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हैं कि जी वो उन्होंने इस तरीके से हमास के खिलाफ पोजीशन नहीं लिया, इसराइल का साथ दिया। वो खुद अब धमकी भी दे रहे हैं कि होस्टेजेस अगर नहीं रिलीज़ किए तो मैं कार्रवाई करूंगा। डायनामिक्स को कहां लेकर जाएगा, किस हद तक बदलेगा? देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब तक तो सबको मालूम हो जाना चाहिए कि उनका स्टाइल, उनकी गुफ्तगू, उनके जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो बड़ा जारहाना होता है। तो आई थिंक उसको फिल्टर करके जो है ना समझने की जरूरत है। अब देखें ना, ग्रीनलैंड के ऊपर भी बात हो रही है, पैनामा पे भी, कनाडा पे भी, मेक्सिको वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को फिल्टर करने की जरूरत है। जहाँ तक गज़ा का ताल्लुक है, जो उन्होंने हमास के बारे में जो बयान दिया है कि जी आप यरगमाली जो हॉस्टेजेस आपने रखे हुए उनको छोड़ें, वो बेसिकली ये है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर में आने से पहले मैं चाहता हूं कि ये मसला दफा हो जाए। अब आया होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है। तो वो दबाव डाल रहे हैं, वो बेसिकली सब पे दबाव डाल रहे हैं। वो हमास पे भी डाल रहे हैं, इसराइल पे भी डाल रहे हैं, कतर पे भी डाल रहे हैं, इजिप्ट पे, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो तूफान बर्पा हो जाएगा, तो अगर तूफान से बचना चाहते हो तो ये फिल फॉर जो है हॉस्टेजेस को रिलीज का जो है मामला करो ताकि आगे बढ़े। वो नहीं चाहते कि उनको ये जो जंग बाइडेन इंतजामिया के दौर में छिड़ी थी वो उनके गले पड़ जाए और वो उनको जो है ना विरसे में मिले। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करेंगे। एक तशवीशनाक खबर सामने आ रही है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। लकी मरबत से 17 सिविलियन मुलाजमीन के अगवा की खबर सामने आई है, जिसकी हुकूमती सतह पर तो कोई तस्दीक नहीं की गई है। ताहम सिक्योरिटी ज़राए का इस हवाले से कहना है कि फितना ख्वारिज के दहशत गर्दों ने लकी मरबत के इलाके कबल खेल से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा कर लिया है। दहशत गर्दों ने सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा किया, जबकि अगवा होने वाले सिविलियन वर्कर्स निहत्ते थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना ख्वारिज के दहशत गर्दों ने कबल खेल के मुकामी ठेकेदार की गाड़ी भी जला दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है, जबकि ज़राए का कहना है कि बाकी निहत्ते वर्कर्स को भी बाजियाब करवा लिया जाएगा और इस सिलसिले में ऑपरेशन जारी है। इस वाक़े के हवाले से BBC उर्दू ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला लकी मरबत में मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजमीन और एक ड्राइवर को अगवा कर लिया है। खबर के मुताबिक जिस इलाके में इन अफराद को अगवा किया गया है वहाँ यूरेनियम की कान कनी होती है। ताहम मुलाजमीन एक वैगन में जा रहे थे कि पाइंदा खान के मकाम पर मुसल्लह अफराद उनकी गाड़ी रोक कर मुलाजमीन को अपने साथ ले गए, जबकि उनकी गाड़ी को आग लगा दी। जबकि मकामी अफराद ने बताया है कि मुलाजमीन को लकी मरबत से मियाँवाली जाने वाले रास्ते से अगवा किया गया। ये इलाका पंजाब के इलाके ईसा खेल की सरहद के करीब वाक़
वाक़या है। अगवा के चंद घंटों बाद मगवी मुलाजमीन की कुछ मुबैना वीडियोज़ भी सामने आई हैं जिनमें उनका कहना है कि वो तालिबान के पास एक महफूज मकाम पर हैं। इन वीडियो पैगामात में मगवियों ने हुकूमत से अपील की है कि अगवाकारों के मुतालबात तस्लीम किया जाए और उन्हें बाजियाब कराया जाए, लेकिन आज़ादाना तौर पर इन वीडियोज़ की तस्दीक नहीं हो सकी है। लगी मरवत में गुज़िश्ता 1.5 साल से हालात कशीदा हैं और यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बनाया जाता रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से एक बयान में पाक फौज के इक्तिसादी मंसूबों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। लकी मरवत के इलाके गजनी खेल में 2 दिन पहले नामालूम अफराद ने 2 पुलिस एहलकारों को फायरिंग करके शहीद कर दिया था, जिसके बाद मकामी अमन कमेटी और पुलिस के एहलकारों ने मुसल्लह हमलावरों का पीछा किया और झड़प में एक मुसल्लह शख्स को हलाक कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ भी इंसदादी दहशतगर्दी के एहलकारों और पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई में कल अदम तहरीक तालिबान टीपू गुल ग्रुप के 3 शिद्दत पसंदों को झड़प में हलाक करने का दावा किया था। ये वाक़या ऐसे वक्त में हुआ है जब साल 2024 पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इंतहाई मौलिक साबित हुआ और इस दौरान 444 दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के कम अज़ कम 685 एहलकार शहीद हुए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द हमलों में जाबाज अफराद की तादाद 9 साल में सबसे ज़्यादा, जबकि गुज़िश्ता साल 2023 के मुकाबले में 66% ज़्यादा रही। तहम दूसरी तरफ साल 2024 में सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों समेत 925 दहशतगर्द हलाक और सैकड़ों गिरफ्तार भी किए गए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।